हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है विवेक बाल निकेतन स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो उससे पहले हमने जो लेसन पढ़ा था आइए उससे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, चंद्रमा का पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि चंद्रमा की धरती कुछ इस तरह की होती है। साथ में यहाँ आपको एक एस्ट्रोनॉट भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, जो चंद्रमा पर जाते हैं तो अलग तरह का सूट पहन के जाते हैं इस तरीके से। तो आइए इस लेसन में हम आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है हमारा, तारे और सौरमंडल। तो आगे बढ़ते हैं इस लेसन में। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा का पृष्ठ, यानी कि चंद्रमा की जो धरती है वह किस प्रकार की है। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा निर्जन पाया। और देखिए क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर कि भाई कई कहानीकार और ने तो भाई बहुत सारी चंद्रमा के ऊपर कहानियाँ बना रखी है। हमने भी भाई कई सारी ये चंद्रमा के बारे में सुन रखा है। ठीक है, काफ़ी सुंदर सुंदर उसकी कविताएं, चंदा मामा, और काफ़ी मतलब चांद चांद के ऊपर तो काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें लिखी और पढ़ी जा चुकी हैं। लेकिन जब वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों ने वहाँ गए तो उन्होंने पाया कि भी जो चंद्रमा है वह बिल्कुल ही कैसा है, चंद्रमा धूल भरा और निर्जन है। ठीक है, उस पर विभिन्न नामापों के गर्त हैं, यानी कि कई प्रकार के गर्त, गहरे गहरे गर्त हैं। इस पर बहुत से तो हम देखते हैं कि चंद्रमा पे कई प्रकार के गर्त हैं। ठीक है, इस पर बहुत खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत, उसके ऊपर पर्वत भी है, और इनमें से कुछ पर्वत तो ये बता रहा है कि इतने ऊंचे हैं जो पृथ्वी के जो पर्वत हैं उनके समान ऊंचाई वाले। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी चांद की धरती। ये देखिए चांद की धरती है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी गड्ढे वड्ढे, कभी कुछ है कहीं कहीं कुछ है। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, भाई ये तो सबको पता ही होगा, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, और न ही वहाँ पे जल है। तो क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? देखिए बिना वायु के और बिना जल के हमें अच्छे से पता है कि जीवन संभव नहीं हो सकता, यानी कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है, क्योंकि वही ऑक्सीजन चाहिए जीवन के लिए, जल चाहिए पीने के लिए, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं है। अब पढ़ते हैं आगे। और देखिए बूझो के मन में यहाँ पे एक सवाल आता है। बूझो क्या सवाल करता है कि क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि को सुन सकते हैं क्या? देखिए अभी इसने क्या कहा कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि सुनने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम आवश्यक होता है, लेकिन ऊपर कोई इस प्रकार का माध्यम नहीं है, ठोस कोई भी प्रकार का गैस, कोई प्रकार के वायु, इसलिए हम वहाँ पर पे अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि वह निर्वात की स्थिति है, जहाँ कुछ भी नहीं हुआ निर्वात की स्थिति है। ठीक है, आइए अब चलते हैं। तो इसके बाद में आगे आता है, आगे इसने फिर और ध्वनि के बारे में कुछ और बातें हो रही है, ये हम पूरा विस्तार से ध्वनि वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे, है ना। ध्वनि का जो अलग से लेसन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे उसमें क्लियर हो जाएगी। फिर आता है कि क्या आप जानते हैं, ये भाई सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। तो ये वैसे सबको पता ही होगा भी सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था। सबसे पहले जाने वाले का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो कब गया था? 21 जुलाई 1969 को। और उसके बाद में जो था वो हुआ था एडविन एल्ड्रिन।
ठीक है, यहाँ देखिए अंतरिक्ष यात्री का स्पेस सूट के साथ में ये चित्र भी दिखा रखा है ना। फिर चलते हैं आगे, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री। अब हम बात करते हैं तारों की। भाई रात्रि के आकाश में समय में आप अन्य कौन सी वस्तु देखते हैं और हमें क्या दिखते हैं? चांद के अलावा तारे दिखते हैं। आकाश में असंख्य तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधेरी रात में आकाश को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकते हैं क्या? भाई सभी तारे समान रूप से नहीं चमकते, कोई कम है चमकता है, कोई ज़्यादा चमकता है ना। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? जी नहीं। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे क्या करते हैं? अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है? ध्यान रखिए, सूर्य भी एक तारा ही है, बस वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है, और उसमें वो आकार में भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, और दूसरी चीज़ कि उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा है। तो तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? अब जैसे इसने उदाहरण दिया है कि आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूर पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ा दिखाई देगा? भाई 2 फुटबॉल है, एक हमारे पास है और एक दूर है, तो पास वाली हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई देती। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। क्योंकि हमारे सौरमंडल के ग्रह के अलावा और भी कई सारे तारे हैं जो सूर्य से भी दूर हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्राकिस्मा है। उसके अलावा एक और तारा है जिसका नाम है प्राकिस्मा सेंटोरी। प्राकिस्मा सेंटोरी पूरा नाम है इसका। और देखिए इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग अभी कितनी बता रखी है कि क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं क्या? हम नहीं पढ़ सकते ना इस दूरी को आसानी से, है ना, क्योंकि इकाई दाई करने बैठेंगे तो फिर वो काफ़ी लंबे। इसीलिए एक शॉर्ट तरीका दूरियों को क्या है, प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? प्रकाश वर्ष में। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक यानी कि प्रकाश वर्ष। यह क्या है? प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। भाई एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे उसका प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद कीजिए प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखिए। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाती है? 8 प्रकाश मिनट हो जाती है। और अल्फा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो अब देखिए अब इसको पढ़ने में आसानी हो रही है ना, तो इस प्रकार से प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अब देखिए यहाँ पहेली जो है वह कुछ पूछना चाहती है। भाई पहेली क्या पूछ रही है देखते हैं। पहेली पूछ रही है कि यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय तो हम उनका अतीत देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि वहाँ से वो निकला हुआ प्रकाश हमारे पास जब पहुँचता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो हम जब भी किसी तारे को देखते हैं इसका मतलब उसका अतीत देखते हैं कि वहाँ वो तारा उस समय वास्तव में नहीं होता, कुछ ही दूरी पर या थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि प्रकाश को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए यहाँ बूझो थोड़ी होशियारी से एक प्रश्न पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, रात को क्यों दिखाई देते हैं। तो भाई ये भी बूझो के लिए एक सोचने लायक प्रश्न है। आपको सबको तो पता ही होगा कि भाई दिन में क्या होता है। दिन में जो होता है सूर्य होता है ना, और सूर्य के कारण से क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो तारे दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बूझो को सवाल का आंसर मिल गया। इसका आंसर
अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ भुजों का आंसर और अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि भाई वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, होते ज़रूर हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। आगे ना वही बात कि भाई सूरज के प्रकाश के कारण से वो हमें, क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा प्रकाशित है, वो हम कहाँ से दिखाई देंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। फिर है कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकार में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक परीक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप कोई परिवर्तन पाते हैं आकाश में? तारों में स्थितियों कोई परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होता है ना, वह हमें आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम। आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम को गति क्यों प्रतीत होती है, आइए पता लगाएं। अब वो पूर्व से पश्चिम की ओर ही क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। जैसे हम किसी बस में बैठे हैं और चल रहे हैं, तो हमें दूर से देखने वाली चीज़ें, घर, पेड़, ये सारे पीछे जाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए हमें जो तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ को इसने एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाया है कि किसी बड़े से कमरे में बीच खड़े होकर घूमिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती हुई प्रतीत होती है? क्या आप इन वस्तुओं की गति में विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? बिल्कुल। हम जिस दिशा में घूमेंगे भाई, बाकी वस्तु हमें उसकी उल्टी दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। पहेली याद करती है कि जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष, भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। आप भी देखिए, कभी अगर आप बस में हो, बैठे हों, बाइक पे बैठे हों, किसी ट्रेन में बैठे हों, तो दूर की चीज़ें जो होती है, जो आसपास वाली चीज़ें हैं, वो हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती है ना। वो सच में पीछे छोड़ जा रही है, भाई हम आगे जा रहे हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रति, इसका क्या अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। देखिए कई बार बीच में से भाई प्रश्न बना लेते हैं ना बोर्ड में, जैसे कि पृथ्वी किस दिशा में गमन करती है, किस प्रकार से घूर्णन है उसका, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। अब ये भाई बूझो अपना सर क्यों खुजा रहा है? बूझो अपना सर खुजा रहा है। अच्छा, क्योंकि उसको कुछ अब बात शायद समझ आ चुकी है। क्या समझ आई इसको? अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अक्ष पर दिशा के घूर्णन के कारण होता है। बिल्कुल भाई, सूर्य हमें देखिए, हमें सूर्य कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा? सूर्य हमें दिखाई देगा पूर्व में। ठीक है, फिर वो ऊपर आता है और ऊपर और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। अब सच में क्या सूर्य कहीं जाता है क्या? जी नहीं, सूर्य कहीं नहीं जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये सूर्य है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। ठीक है, तब हमें वह जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य कहीं नहीं जाता। सूर्य अपनी जगह पे स्थित है, बस सौरमंडल के सबसे बीच में स्थित है। आगे आइए, आगे ना सौरमंडल भी पूरा बताया, वो भी पूरा अध्ययन करेंगे उसका भी। अब देखिए फिर यहाँ पे पहेली एनसीईआरटी में ये चीज़ है कि इसमें बार बार आपके दो फ्रेंड पहेली और बूझो आएंगे। पहेली क्या कह रही है? पहेली कह रही है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक तारा ऐसा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। भाई ये कैसे संभव हो सकता है? आप में से किसी को याद आया कि आकाश में एक तारा ऐसा भी है जो फिक्स एक ही जगह पे रहता है? हाँ, पूर्व से पश्चिम जाता है ना, पश्चिम से पूर्व, कहीं नहीं जाता, वो फिक्स अपनी जगह पे रहता है। अब ये कैसे होता है और वो कौन सा तारा है? तो याद रखिए वो है ध्रुव तारा। ठीक है, और वो क्यों नहीं अपनी जगह से हिलता, इसका भी हम अभी रीजन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वह पृथ्वी के जो घूर्णन की गति है, चलो बता देते हैं आपको कि पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो वह कहाँ है? वह पृथ्वी के बिल्कुल इसके ध्रुवों के केंद्र पर स्थित है। मान लीजिए ये ध्रुव तारा है, तो पृथ्वी तो यूँ घूमेगी, तो यहाँ के जो तारे हैं वो हमें घूमते हुए जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो बिल्कुल यहाँ पर है वो अपनी जगह पर बना हुआ दिखाई देगा हमें, है ना। तो कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसने क्रियाकलाप भी बताया है कि एक छाता लीजिए और इसे खोलिए।
कागज़ को काट कर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। तारे मतलब ये तारे, स्टार्स, ठीक है। और छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए और छाते के प्रत्येक तारे के सिरे के नीचे एक अन्य तारे को स्पोक के नीचे, तार के नीचे चिपका दीजिए। आगे इसने फोटो भी दे रखी है, देखिए इस प्रकार से हमें एक छाता तैयार करना है, ठीक है। ये बहुत सारे तारे हो गए, इसमें एक तारा बीच में भी है। अब अगर हम छतरी को घुमाएंगे, है ना, तो क्या होगा, ये जितने भी तारे हैं ये तो हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसका जो बीच वाला तारा है वो हमें घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली घूमेगा लेकिन वो घूर्णन करेगा, पथ वो थोड़ी घूमेगा ऐसे यूँ इधर से इधर, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है ध्रुव तारा भी घूमता हुआ दिखाई, चलता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अब छाते की अब छाते की केंद्र छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाए सभी तारों का परीक्षण कीजिए। फिर हमें क्या दिखाई देता है, क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? जी बिल्कुल, बीच वाला तारा नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में है, सेंटर में एकदम। यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है तो वह तारा भी स्थिर होता है, जैसे कि ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव तारे के बारे में आगे भी कुछ बता रखा है। भाई वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है तथा गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो याद रखिए वो कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। देखिए कुछ इस प्रकार से स्थित है, ये ध्रुव तारा दिख रहा है आपको। अब देखिए कहाँ स्थित है, ये पृथ्वी के बिल्कुल ध्रुव पर, है ना, इस प्रकार से। तो इसीलिए यह घूमता हुआ दिखाई, गति करता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ध्रुव तारा गति करता हुआ दिखाई क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब हम कुछ तारामंडल की बात कर लेते हैं। तारामंडल कहते हैं किसको है, ठीक है। जैसे कि भी सप्तऋषि मंडल एक प्रकार का तारामंडल है। किसी ने सुना है सप्तऋषि मंडल? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी हम देख लेंगे आगे। सप्तऋषि मंडल का भी वर्णन है। एक्चुअली होता क्या है, कई सारे तारों का समूह, यानी कि अगर बहुत सारे तारे एक साथ एक कोई समूह, कोई आकृति बनाते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम तारामंडल कहते हैं। जब बहुत सारे तारे मिलकर के कोई एक निश्चित आकृति बनाए, निश्चित या अनिश्चित आकृति बनाए, तो उसको हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ तारामंडल के बारे में जानते हैं। कुछ समय तक आकाश का परीक्षण कीजिए, क्या कुछ तारे चित्र में दिखाए अनुसार समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृति या समूह को ही हम तारामंडल कहते हैं। यानी कि कोई तारे, अगर कोई समूह कोई आकृति बना रहे हो, कई तारे मिलकर के अगर कोई आकृति बना रहे हो तो उन्हें हम तारामंडल कह सकते हैं। अब प्राचीन काल में तारामंडल भी लोग अपनी गणनाओं में काम लेते थे। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की, और तारामंडलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। कई लोगों ने अपनी तारे, जैसे हम रात को कोई गेम नहीं खेलते, जैसे लाइट चली जाए और हमें सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे हो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो छत के ऊपर, तो फिर हम एक बैठे बैठे आकृति जोड़ते रहते हैं। देखो एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, तो ये बन गई बालू की पूंछ, है ना। इस प्रकार से हम कई प्रकार के, तो ऐसे ही तारामंडल जो पुराने व्यक्तियों ने बना बना के। तो रात्रि के समय आकाश में तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि में आकाश में से कहाँ देखना। तो कई प्रकार के तारामंडल जो पहचाने गए हैं, ठीक है, वो है, कई प्रकार के तारामंडल है। जैसे कि देखिए यहाँ कुछ तारामंडल्स का वर्णन है। ये देखिए, ये फोटो दिखाई दे रही है आपको, 4 तारामंडल है। देखिए जो सबसे पहले है वो है यहाँ पर ग्रेट बियर, ये बालू दिख रहा है। इसमें कई सारे तारे मिल करके एक काल्पनिक आकृति, काल्पनिक समझते हो, मन में सोची हुई आकृति, यूँ तारों को जोड़ जोड़ के मन में सोची हुई आकृति बनाते हैं कि देखिए भालू बन रहा है, ठीक है। और भालू के अंदर आपको सप्तऋषि मंडल भी दिखाई दे रहा होगा। ये सप्तऋषि मंडल क्या है, एक्चुअल में ये 7 तारों का समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो एक तो ये सप्तऋषि मंडल है, 7 तारों। सप्तऋषि मंडल के साथ और कई प्रकार के छोटे छोटे तारे देखिए मिल करके एक भालू की आकृति बना रहे हैं। इसको हम ग्रेट बियर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की आकृतियाँ, जैसे देखिए शिकारी की, कहाँ गई, जैसे कि यह शिकारी की आकृति बना रहा है, ठीक है। ये देखिए
ये अलग आकृति बना रहा है, और यहाँ पर एक शेर भी बन रहा है, कुछ तारे मिल करके शेर की आकृति बना रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कई प्रकार की ये तारामंडल होते हैं। जैसे पहला है ग्रेट बियर, दूसरे ये है ओरियन, ये है कैसोपिया, और वो है लियो मेजर। ठीक है, तो इन तारामंडलों के बारे में हम एक एक करके इन तारामंडलों का अध्ययन करेंगे आने वाली अगली क्लास में। ओके, और जाने से पहले भाई एक बार आप सभी को पता होगा, फिर भी बता दें, लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी फैल चुका है। आप सभी लोगों से जो है यही है कि बार बार अपना ध्यान रखें, अपने हाथ धोते रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। ठीक है, और जितना हो सके बाहर जाने से बचें, और जितना हो सके सफाई से रहें, और अपने हाथ बार बार धोते रहें, और साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं जिससे ये वायरस ना फैल सके। ठीक है, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ओके।